ये द ग्रेट दिल्ली दंगल है, हमने कहा था। तो देखिए नतीजे के बाद भी दंगल जो है वो जारी है। राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राघव जी, मान रहे हैं आप दिल्ली की जनता ने नकारा है आम आदमी पार्टी को? एको हो रहा है, रिपीट करना। देखिए 3-4 विषय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहले तो ये नगर निगम का चुनाव है, इसको संसदीय चुनाव का रूप ना दें। छोटा चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है और ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है। उसमें ईवीएम की क्या खराबी रही उस पर भी मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। पूरे प्रोपेगेंडा, मनी पावर, मीडिया पावर से लड़ा और जो स्थानीय मुद्दे हैं, साफ सफाई के, डेंगू के, चिकनगुनिया के, हाउस टैक्स के, भ्रष्टाचार के, वे केवल आम आदमी पार्टी ने उठाए, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाए। यहां तक कि मुझे याद है हमारे दफ्तर के एकदम पीछे जो आईटीओ की मेन सड़क है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि इस चुनाव में आप राष्ट्रवादियों को वोट देंगे कि गैर राष्ट्रवादी ताकतों को वोट देंगे। इस प्रकार का नैरेटिव, डेंजरस नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने बुना और चुनाव में जीतने के प्रयास करे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शीला दीक्षित जी भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। वो 2007 और 2012 का नगर निगम का चुनाव हारी, परंतु राज्य में जब चुनाव हुआ तब जीती। बीजेपी ने 2014 में, मई 2014 में 7 की 7 सीटें, संसदीय सीटें दिल्ली की जीत ली। 9 महीने बाद दिल्ली विधानसभा की इलेक्शंस हुए तो 70 में से 67 सीटें बीजेपी हार गई और वो आम आदमी पार्टी जीत गई। तो हर चुनाव का अपना अलग मुद्दा होता है, अपनी अलग परिप्रेक्ष्य में उसे देखना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साथ ही साथ राघव जी, आप ये ये अवश्य बात अभी कहेंगे तक कि भाई नहीं आम आदमी स्वीकार पाए हैं पार्टी कि हार में भी वोटरों ने ग्रेसफुल आपको नहीं है, रिजेक्ट हार किया भी है। ठीक से नहीं स्वीकार कर आप रही है। बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता को ये कहते हुए नहीं देखा है कि वोटरों ने हम पर या तो गुस्सा है या तो जो आपने उम्मीदें उनमें जगाई थी वो उम्मीदों पर आप कायम नहीं रहे। मान जाइए कि वोटरों ने जो भी नैरेटिव बीजेपी की हो, जो भी कांग्रेस ने कहा हो, वोटरों ने आपको रिजेक्ट किया है या नहीं, ये मान जाइए आज। देखिए इसके दोनों पहलू हैं। जो आप कह रहे हैं हो सकता है वे भी सही हो, मैं उसको स्वीकारता हूं, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं। दूसरी चीज मैं ये भी स्वीकारता हूं कि हो सकता है वोटरों को पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का शासन पसंद आया हो, उन्होंने उनको फिर चुना, क्योंकि असल में ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में 10 साल की जो परफॉर्मेंस है उस पर होना चाहिए था, तो हो सकता है वो पसंद करा हो। और जो तीसरा अहम पहलू जो आम आदमी पार्टी पिछले 1.5-2 महीने से उठा रही है, ये नहीं कि आज नतीजे आए तो 11:30 बजे आपको ये बात बोली, पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी इस देश में हो रही है। नहीं 2 महीने तो नहीं, लेकिन यूपी जो राज्य चुनावों के नतीजों के बाद जरूर आप लोगों ने शुरू किया है और इसीलिए लोगों को नहीं हजम हो रहा है कि पहले से आंदोलन करते हैं। सबसे पहले मायावती ने बोला था, उसके बाद बाकी पार्टी बोलने लगे थे नतीजों के बाद। राज्य के बिल्कुल नहीं, उसके पहले बोला गया 11 मार्च को जब नतीजे आए, जब ये बात सामने आई कि भाई यूपी और पंजाब में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, उसके बाद मार्च के महीने में ही आपने देखा भिंड में क्या हुआ कि जो भी बटन दबाओ वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। ढोलपुर पे में यही देखा गया कि 10% मशीनों में ये देखा गया कि बटन जो भी दबाइए वोट बीजेपी को जा रहा है। तो उसके बाद जब ये सबूत सामने आए तभी तो आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई, और आवाज हमने कोई आज थोड़ी उठाई है। और चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, वहां पर जाकर हमने पिटीशन भी करा, दरख्वास्त भी रखी, जनता ने भी इस मुद्दे को लेकर। देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये कोई जो आज हम ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की कोई एक हार या एक जीत से जुड़ा मुद्दा नहीं है। हार तो मैं आपके चैनल पर स्वीकार रहा हूं, परंतु मैं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इस देश में यदि निष्पक्ष, निर्बाध और स्वच्छ चुनाव नहीं होंगे और योजनाबद्ध तरीकों से मशीनों से छेड़छाड़ होगी तो चुनाव का महत्व क्या रह जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी जो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, जीवीएल नरसिम्हा राव हो, बीजेपी के कद्दावर नेता, इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए। इस देश के तमाम विकसित देश हैं, चाहे जापान हो, जर्मनी हो, आयरलैंड हो, फ्रांस हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, क्या एग्जिट पोल भी फिक्स थे? राघव चड्ढा जी, क्या एग्जिट पोल भी फिक्स थे? क्या एग्जिट पोल भी फिक्स थे? क्या आप कह रहे हैं हर एग्जिट पोल को भी फिक्स किया है, हर एग्जिट पोलस्टर को भी एग्जिट पोलस्टर भी बिक गया है? आप कह रहे हैं कोई साजिश है?
ये किस तरह की साजिश प्रॉब्लम है? क्या है कि आप लोग जो है, जो मेरी बात मैल फंक्शनिंग है अवश्य उसको आप लगेगी। कंफ्यूज कर रहे हैं मेरी बात मैनिपुलेशन के साथ। ये मेरी- बार बार आप ये क्यों इसको मैनिपुलेशन? कल मैं एक एक्सरसाइज करा था बहुत छोटा सा, मैंने रखूं अपनी ईवीएम बात। और मैल मैं अपनी फंक्शन बात जो रखूं, है प्लीज। उसका मैंने गूगल सर्च किया और उसके बाद मैं मैंने अपनी बात- टाइमलाइन देखने की कोशिश की कि कब से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। 2001 में जब सबसे पहली बार जो ऑल ओवर जो असेंबली इलेक्शंस में शुरू किया गया था, 99 में ट्रायल बेसिस पे 45 पार्लियामेंट्री सीट्स में कोशिश की गई थी ईवीएम का इस्तेमाल। उसके बाद मैं से अपनी बात रखना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए। ईवीएम और मैल फंक्शनिंग जो वर्ड है, आप अगर जाके गूगल में आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में कंप्लेंट्स आज से नहीं आ रहे, बहुत पहले से आ रहे हैं। लेकिन मैल फंक्शनिंग अलग चीज है, टैंपरिंग अलग चीज है। आप लोग इन दोनों हाँ, को मैं कंफ्यूज बताता हूँ, मत सब कुछ करिए। बताऊंगा उस पे आपको। मैल फंक्शनिंग है, उसका जरूर बिल्कुल काम होना चाहिए, उसको हम नहीं बोल रहे हैं। जवाब ले राघव लेते जी, हैं। एक बात मैं आप भी उसको आपको- कंफ्यूज राघव मत जी, करिए, मैं राघव आपको जी, बता देता हूँ। राघव जी एक कृपया बात आप मैं भी जोड़ उसको लूं। कंफ्यूज मत करिए, मैं बता देता राघव हूँ। जी पहली एक बात बात है मैं कि इसमें जो जोड़ लोग ये लूं। कहते हैं कि राघव मैल जी फंक्शन एक है मिनट, या एक मिनट, जो 46 सीटें आप जीत रहे हैं क्या वो भी मैनिपुलेट की गई हैं? जो 46 सीटें आपने जीती हैं आज ही जो रिजल्ट आए हैं, क्या वो मैनिपुलेशन का एक उसी की वजह से हुआ है? कारण वोट क्या है आपके परसेंटेज भी जीतने आपका का? ज्यादा है कांग्रेस के साथ मिला करके। कई जगह वोट परसेंटेज भी आप दोनों पार्टियों को मिला करके तो क्या बीजेपी आप- से ज्यादा हम है। जवाब वो भी नहीं क्या ले रहे हैं। मेंटेन आज है, के वो भी चुनावों मैनिपुलेट के है। परिप्रेक्ष्य में इस बड़े सवाल को ना देखें। लेकिन आज दूसरी तो चीज बताइए। जहां सवाल तक को लोग थोड़ी देखे भाई, बड़ा सवाल क्या तो मैं वही है। जवाब दे दूं? हम यदि आप जवाब लोग ले लेते हैं, लगातार आप मुझे जवाब इंटरप्ट दीजिए। करते ये रहेंगे, पहले ही कुछ दरअसल तकनीकी खराबी है। 6 लोग बनाम एक व्यक्ति हो गया है। आप जवाब दीजिए राघव जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो जो लोग इसे कहते हैं कि ये तकनीकी खराबी है या मैल फंक्शन है, उनको मैं बड़े विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि मैं खुद इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था और मैंने कहा था कि ऐसे कैसे होता है कि जब भी कोई तकनीकी खराबी होती है तो बटन कोई भी दबाओ, वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। उनके पास इसका जवाब नहीं था। दूसरा, जब मैंने उन्हें कहा कि जब भी तकनीकी खराबी होती है या वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, आपने कोई जांच करी और उस जांच के बाद कोई रिपोर्ट सार्वजनिक करी, तो उन्होंने कहा नहीं, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करी, हम केवल मशीन बदल देते हैं। यानी कि बीमारी का जो सिम्टम है उसको दबा देते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते। तो हमारा जो संदेह है वो विश्वास में तब्दील होता जा रहा है धीरे धीरे। और ये आज के नतीजे या किसी एक चुनाव या एक राजनीतिक दल की हार या जीत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम इस सवाल को बहुत छोटा बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और केवल हम नहीं उठा रहे हैं, इस देश की तमाम राजनीतिक दल उठा रहे हैं। अजय माकन ने जो आज अभी कह रहे थे, अभी आपके चैनल पे मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने खुद दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा दिल्ली के चुनाव पेपर बैलेट से कराए जाएं। भाई, भारतीय जनता पार्टी को पेपर बैलेट से चुनाव कराने में इतना परहेज क्यों? ये एक चीज। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से अपने तमाम साथियों को भी और आपको भी ये सूचित करना चाहूंगा कि तमाम लोग और तमाम जो विश्लेषक हैं वो आम आदमी पार्टी को आज 150वीं बार मृत घोषित करने जा रहे हैं। मैं उनके समक्ष अपनी एक हम्बल प्ली ये रखना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को बने 4 साल हुए हैं, हम छोटी पार्टी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लड़ने का इतना बड़ा साहस जरूर है परंतु रिसोर्सेज नहीं है। हमने 4 साल में एक राज्य में सरकार बनाई, एक बड़े सूबे में हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, संसद में हमारे 4 MP हैं, सबसे तेज रफ्तार से जनता ने हमें स्वीकारा है, तो कृपया कर हमें मृत ना घोषित करें। और वहीं बीजेपी जिसने आज चुनाव जीते हैं और जो एक प्रचंड बहुमत की ओर हर राज्य में बढ़ती जा रही है, जो आप लोग जैसा दिखा रहे हैं, उसको 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में और 4 साल लगे थे 2 MP की सीट जीतने में, जबकि जनता पार्टी से वो निकले थे और RSS की बैकिंग थी उनके पास। और यदि उनसे और हमें कंपेयर करें तो हम बहुत तेजी से जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। तो कृपया कर हमें मृत घोषित करने से पहले इन सारे आंकड़ों को भी जान ले और आम आदमी पार्टी को कोई मृत घोषित नहीं कर रहा है राघव जी, कोई मृत घोषित नहीं कर रहा है आम आदमी पार्टी को। सवाल सिर्फ इतना उठ रहा था कि हार स्वीकार करने की जगह जीत का श्रेय पूरा ईवीएम को क्यों दिया जा रहा था, उस पर सवाल हम उठा रहे थे। परवेश वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी सांसद जुड़े हैं। परवेश वर्मा जी, जिस तरीके से दिल्ली ने अपने फैसले दिए हैं, जैसे आपको विधानसभा चुनावों में नकारा, लेकिन संसदीय चुनाव जब हुए तो वहां पर सारी की सारी सीटें बीजेपी की तरफ चली जाती हैं। उसके बाद पूरी तरीके से दिल्ली में 3 आपके विधायक जाते हैं असेंबली में, लेकिन जब म्युनिसिपल इलेक्शंस आते हैं तो वहां पर इतनी प्रचंड जीत। क्या आप इसे एक तरह से एक संकेत देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता शायद अपनी सरकार को भी आपके पक्ष में बदलना चाहे, या ये एमसीडी की रीत है जो चली आ रही है कि कोई भी सीएम यहां पर रहे लेकिन एमसीडी बीजेपी की रहेगी?
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है। अभी मेरे मित्र कुछ बोल रहे थे, अगर मैं उनके बारे में बोलूं, जब मैं छोटा था तब मैं क्रिकेट खेलता था, तो एक हमारी टीम में एक बच्चा होता था, वो हमेशा आके बोलता था कि सबसे पहले बैटिंग मैं करूंगा, फिर बाद में मैं बॉलिंग करूंगा। तो पहले तो वो 5-6 बार जब आउट हो जाता था वो मानता नहीं था कि मैं आउट हो गया। जब उसकी बॉलिंग की बारी आती थी तो वो बोलता था मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया, मुझे घर जाना है। तो जब बैटिंग करें तो बहुत अच्छा है, जब बॉलिंग करने का वक्त आए तो ये बोलते हमारी मम्मी ने बुला लिया। ये बहुत ही गलत बात है। इनको 2 साल दिल्ली की जनता ने यहाँ पर देखा है। अभी रजौरी गार्डन में ये बोल रहे थे कि ये तो एमसीडी का चुनाव था, एमसीडी के सरकार को देख के दिल्ली की जनता ने वोट डाला। अभी रजौरी गार्डन में तो विधानसभा का चुनाव था। दिल्ली में इनकी सरकार चल रही है, 3 साल बचे हुए हैं, फिर भी रजौरी गार्डन की जनता ने क्यों भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से विधायक चुना? एक बात। दूसरा, जब आप ये पोल सर्वे करते हैं तो पोल सर्वे तो आप तो जाते होंगे, सारे चैनल एरिया में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो लोग बताते हैं वो आप अपने चैनल में एज ए एग्जिट पोल सर्वे दिखाते हैं। तो उसमें क्या गड़बड़ है? अगर आप पोल सर्वे ये दिखाते कि आम आदमी पार्टी 225 सीट जीत रही है और इनको 20 सीट मिलती तो मुझे समझ आता कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। अगर आप दिखाते कि कांग्रेस कोई 250 सीट जीत रही है और कांग्रेस को 20 सीट मिली तो मुझे लगता कि कोई गड़बड़ी हुई है। मगर आप ही ने दिखाया, सारे चैनल ने दिखाया कि बीजेपी को 200 सीट मिल रही है, अब हम 200 सीट के करीब हैं। तो उसमें गड़बड़ी क्या है? इसका मतलब लोग भी झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब लोगों के अंदर भी, दिल्ली की जनता के अंदर भी हमने कोई चिप फिट कर दी है। इसका मतलब उनके अंदर भी कोई माल फंक्शनिंग हुई है, उनमें भी कोई गड़बड़ी हुई है। तो ये केवल बहाना कर रहे हैं। इनको स्वीकार करना चाहिए कि दिल्ली के चुनाव में, इस एमसीडी के चुनाव में मैं आपको बताता हूं क्या क्या मुद्दे रहे। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि जनता ने यह देखा कि कौन सी पार्टी के ऊपर में विश्वास किया जा सकता है। क्या भाजपा के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, कांग्रेस के ऊपर या आम आदमी पार्टी के ऊपर? तो दिल्ली की जनता ने यह सोचा कि हम भाजपा के साथ में चलेंगे, क्योंकि हमारी जो केंद्र की सरकार चल रही है उसकी नीतियों को देख के। मैं ये नहीं कह रहा ये एमसीडी का चुनाव था इसलिए मैं केंद्र सरकार की क्यों बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां पे सवाल पार्टी का है, क्योंकि जो पार्टी केंद्र में चल रही है वही पार्टी का ये दिल्ली एमसीडी का चुनाव था और दिल्ली की जनता ने उस पार्टी को जिताया। दूसरा मुद्दा ये था कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है 2 साल से, क्या उसने कोई काम करके दिखाया या नहीं दिखाया? राघव चड्ढा जी कुछ भी बोलते रहे, ये तो दिल्ली की जनता बोल रही है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली की जनता झूठ बोल रही है। बहुत काम हुआ मगर दिल्ली की जनता ने फिर भी आपके ऊपर में विश्वास नहीं किया। रमेश वर्मा जी, हमने सारे नए चेहरे दिए। आप बहुत हम हो सकता है कि आपको दिल्ली में नगर निगम हम एक ब्रेक के लिए प्रवेश जी यहाँ पर रुक रहे हैं। राघव जी से भी हम ये जानना चाहेंगे कि ईवीएम एक मुद्दा हो सकता है, जरूर हो सकता है, बहुत गंभीर मुद्दा हो सकता है, लेकिन ईवीएम अकेला मुद्दा नहीं हो सकता है। इस आकलन हम कर रहे हैं दिल्ली चुनावों का। यहाँ आपको बता दें कि अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बताए रास्ते पर नहीं चले केजरीवाल, इसीलिए हार का इस तरह का सामना करना पड़ा है। हम आपको दिखाते हैं जीत के बाद विश्वासनगर की कुछ तस्वीरें, जहां हमारी संवाददाता रोशनी पहुंची थी। क्या दिखा रही हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के एक तरफा जीत। इस वक्त विश्वासनगर विधानसभा के चारों वार्ड से जीतने वाली महिला ब्रिगेड हमारे साथ है। चारों सीटों पर, चारों वार्ड्स पर महिलाओं ने, बीजेपी के टिकट्स पर खड़ी इन महिलाओं ने जीत हासिल की है। इनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जश्न भी एक है जो मन्ना शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे आप, आज एक जीत आप लोगों ने हासिल की, क्लीन स्वीप एक तरह का? आनंद विहार वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जनता ने अपना समर्थन दिखाकर, अपना आशीर्वाद देकर ये बताया है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। जीत के लिए आपको लगता है कौन जिम्मेदार? जीत के लिए हमारी जनता ही जिम्मेदार है। उन्होंने समझा, सही चुनाव किया और मोदी जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी का जो है लहर है और मोदी जी जो चारों तरफ छाए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के जो काम है वो चारों तरफ सब लोग जनता देख रही है। तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ईवीएम की लहर है। मैडम, ईवीएम की लहर तो तब भी थी जब ने 67 चीजें जीती थी, तब उन्हें याद नहीं आया कि ईवीएम की लहर होती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का परचम दुनिया में बुलंद है तो वो कह रही ईवीएम की लहर है। मैं सलाम करना चाहूंगी उन्हें। चलिए, ईवीएम की लहर सही है, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर, काम के नाम पर
ना खाली बैठेंगे ना खाली बैठने देंगे, सदैव काम करेंगे। इसी आधार पर जनता ने समर्थन दिया। धन्यवाद। होगा कुल मिलाकर इस बार ग्राउंड पर 100% काम करने के वादे के साथ यहाँ पर मोदी और योगी के नारे लग रहे हैं और सीधे तौर पर यहाँ जो विनर्स हैं उनका भी मानना है कि ये वोट जो है ये सीधे सीधे मोदी जी के नेतृत्व को वोट दिया गया है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल और रोहताश यादव के साथ रोशनी ठोक ने, दिल्ली आज तक। प्रवेश जी से जो एक बात पूछ रहा था प्रवेश वर्मा जी, देखिए जिस तरह की भाजपा की परंपरा दिल्ली में खुराना और साहब सिंह जी की राजनीति थी, आज भी गांव की स्थिति जितनी खराब है, वो नगर निगम या सरकार किसी के अधीन भी कहें, पहले फिर भी जो कुछ काम होता था। प्रवेश जी, क्या लगता है कि अब जब नगर निगम के चुनाव हो गए हैं, सारी लड़ाई के बाद भी उन गाँव की हालत सुधारने के लिए आप कुछ कोई ठोस कोई प्लान आपके पास है? वरना लोग वोट डालने के लिए भी सड़क तक वहाँ पर ठीक नहीं थी, इतनी बुरी हालत गाँव की है दिल्ली की। तो बस्तर के गांव तो बहुत दूर हैं, दिल्ली के गांव का कब क्या हाल होगा? सर, मेरा एक आपसे निवेदन ही है, आप बहुत ही समझदार हैं, मेरे पिताजी के साथ भी आपने काम किया। सभी चैनल वाले एक बार कौन सा गांव का कितना क्षेत्र कार्य क्षेत्र कितना दिल्ली सरकार के पास है, कितना एमसीडी के पास है, कितना भारत सरकार के पास है, एक बार इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमने कभी नहीं बोला कि केजरीवाल जी के साथ हम काम नहीं करेंगे। केजरीवाल जी ही बोलते रहे कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, दिल्ली नगर निगम ठीक नहीं चल रहा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि केजरीवाल जी कल ही दिल्ली के सातों सांसदों को बुलाएं, हम लोग बैठे और एक गांव में क्या करें, कॉलोनियों में कैसे करें, सबके साथ मिलके। क्योंकि हम ये बात नहीं बोलना चाहते कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, हम नहीं चाहते दिल्ली सरकार ये बोले कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रहे। तो हम तीनों सरकार आपस में बैठ के दिल्ली की चिंता करें और जो काम हमारे पास है हम उसको पास करेंगे। जो काम दिल्ली सरकार के पास है वो अपनी फाइल को आगे बढ़ाए, जो फाइल केंद्र सरकार के पास जाएगी हम उसको आगे बढ़ाएं। ये आपका जो मीडिया है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए गांव में बहुत काम होने की जरूरत है। काम नहीं हुआ जब से डॉक्टर साहिब सिंह जी गए, तब से काम नहीं हुआ। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं रही, तब से काम नहीं हुआ। कॉलोनी एक भी पास नहीं हुई, कोई भी जेजे को मालिकाना हक नहीं मिला, कोई भी झुग्गी झोपड़ी को मकान नहीं मिल रहे। तो दिल्ली सरकार के जो काम है वो अपने काम क्यों नहीं करती है? केवल बिजली पानी माफ कर दिया, बिजली पानी माफ कर दिया, इसके ऊपर चिल्ला चिल्ला के कॉलेज नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, कोई भी स्टेडियम नहीं बनाया, एक भी कॉलोनी पास नहीं करी। तो केजरीवाल जी, हम सब लोग बैठे और काम करें ना, हम कोई दोष ना दें आज के बाद एक दूसरे को। हम एमसीडी से भी वही काम देखना चाहेंगे। काम नहीं हो पाते तो हम सब बैठे। मैं जवाब अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए, मुझे पता है आज भाजपा जीती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता को काफ़ी समय दिया जाएगा, पर उनका आधा समय मुझे दे दें तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रख दूं। देखिए, जहां तक मिल बैठकर साथ में काम करने की बात है, मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी आज से लगभग 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और केवल एक ही दरख्वास्त लेकर गए थे कि मोदी जी, मैं आपके सपनों की दिल्ली बनाऊंगा, मैं दिल्ली को साफ करूंगा, मैं दिल्ली में विकास करके दिखाऊंगा, पर कृपया कर मुझे काम करने दीजिए, मुझे दिल्ली संभालने दीजिए, सारा श्रेय मैं आपको दूंगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूंगा कि आज यदि दिल्ली सुधरी है तो वो मोदी जी के चलते सुधरी है। इस प्रकार की चीजें माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को ये कहा और ये सारी बातें उनको कही, परंतु उनकी तरफ से ना हाँ आई ना ना आई, ना कोई रिएक्शन आया। दूसरी तरफ मेरे को प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, मैं किसी को बैठा नहीं हूं। 26 जनवरी को राघव जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। एमसीडी में पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 3 साल से केंद्र में भी मोदी जी है। केजरीवाल को बुला के एमसीडी का विकास नहीं हो रहा है, एमसीडी में साफ सफाई की, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की, सैनिटेशन की, क्लीनलीनेस की, वो जो तमाम जिम्मेदारियां उसमें एमसीडी फेल हुई। राघव जी, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? राघव जी, हम तो चलो फेल हुए, जनता ने हमें फिर पास कर दिया। राघव जी, हम तो फेल हुए, लेकिन जनता ने हमें फिर पास कर दिया। कहीं पे कुछ कनेक्ट हमारा पब्लिक से होगा, कहीं ना कहीं कुछ हम पब्लिक से अपना, लेकिन आपने जो विश्वासघात किया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन के माध्यम से उठी हुई सरकार। राघव जी, माफ कीजिए, मैं
मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन नहीं, अब मुकम्मल देखिए, पिछली बार भी आपसे बात की थी तो आप लंबी अपनी पूरी बात कर पाए थे। मुझे बोलने तो दीजिए ये